स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन देखेंगे। और ऐसा नहीं, हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, हम क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन प्लस उनका आंसर बताएंगे। मैं आपको 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और जो क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप्स होंगे, यानी कि अगर आप हिंदी में कहें तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इनमें शॉर्ट आंसर टाइप्स हम क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि आपके हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंग्लिश की सीरीज। इस सीरीज के अंदर मैं इंग्लिश की पूरी तैयारी आपके 100 नंबर की कराऊंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुँच सके और आपकी हर सब्जेक्ट की तैयारी लगभग पूर्ण रूप से हो सके और आप बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। ऐसे टाइम में आपको रिवीजन कैसे करना है, कैसे तैयारी करना है, तो वो तैयारी आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में या मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि वो आईएमपी क्वेश्चंस हैं, वो पढ़िए जो कई बार बोर्ड एग्जाम में 4-6 बार आ चुके हैं। आप उन क्वेश्चनों को तैयार करिए। होता है कि इन क्वेश्चन जो आप रिपीटेड क्वेश्चन लगभग 20 से 25 नंबर या 26 नंबर के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो वो रिपीटेड क्वेश्चन आप सबसे पहले तैयार करिए, फिर आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, फिर आप अच्छे से तैयारी करना। मैं आपकी तैयारी अच्छे से कराऊंगा, हर तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन भी दूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी हो सकेगा तो आपको देंगे। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं ये कहूँगा, ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छे से करा सकें। तो आइए हम वीडियो को बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि व्हाट वाज, यानी कि व्हाट वाज एम हैमल सेस अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि जो एम हैमल थे वो व्हाट वाज यानी कि क्या कहते थे फ्रेंच के भाषा में, यानी कि फ्रेंच भाषा के बारे में जो एम हैमल थे वो फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहते थे, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो क्या कहना चाहते थे, आप ऐसे समझिए। तो देखिए, फ्रेंच जो एम हैमल थे वो क्या करते थे, फ्रेंच भाषा को सबसे सुंदर भाषा मानते थे। अपनी भाषा को हर देश, जैसे कि हमारे इंडिया की भाषा हिंदी है तो हम हिंदी को सबसे ज़्यादा सम्मान देते हैं, हमारी मातृभाषा है। ऐसे हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है, जैसे इंग्लैंड के हैं, फॉरेन के जो लोग हैं वो इंग्लिश को ज़्यादा सम्मान देते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग जो फ्रेंच थे उन्होंने किसको, फ्रेंच भाषा को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया था। समझिएगा इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे एम हैमल सेस डैट, यानी कि एम हैमल कहते थे फ्रेंच भाषा, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि जो फ्रेंच भाषा है विश्व में सबसे सुंदर भाषा है। तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें बता देना। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है आप समझिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। आप इस दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक दो नहीं बल्कि ये एक दो बार आ चुका है, 3-4 बार आ चुका है। क्योंकि जो इंग्लिश का पैटर्न था अभी कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, चेंज हुए, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 50 बार आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है। क्योंकि अभी 2-3 साल हुए हैं तभी इंग्लिश का पैटर्न चेंज हो गया है। क्योंकि पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो इंग्लिश का सिलेबस कुछ और था, पैटर्न कुछ और था, लेकिन इस बार आपका पैटर्न भी चेंज हुआ है, इंग्लिश के चैप्टर भी चेंज हो गए हैं, सिलेबस भी चेंज हो गया। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि व्हाई वाज द आथर एम्बर्सेड जो है व्हेन साहब आस्क्ड हिप फॉर स्कूल वाज रेडी, यानी कि इसको हिंदी में अगर हम कहें, जब साहब ने लेखिका से पूछा, यानी कि ऑथर से पूछा, क्या पूछा, क्या उनका स्कूल जो तैयार हो गया, क्या जो आस्केड से जो लेखक थे उस साहब ने क्या किया, उन लेखिका यानी कि जो ऑथर थे उससे पूछा क्या उनका स्कूल तैयार हो गया। तो लेखिका क्या हो गए, एक्सम्बर्डेड हो गए, यानी कि लज्जित हुई, क्योंकि उन्होंने स्कूल तैयार नहीं किया था, बच्चों से वादा किया था कि हम आपका स्कूल बनवा देंगे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा। और यहाँ पर देखिए हमें आंसर क्या लिखना है, जो चीज़ लिखना है, क्योंकि इन्होंने वादा तो किया था लेकिन स्कूल को बनवाया नहीं था। ठीक है, कहता है when was साहब आस्क्ड ऑथर इफ हियर स्कूल वाज रेडी, सी सेड दैट इफ टुक लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल सी वाज। देखिए ये जो बड़ा आपको शब्द दिख रहा है, अगर आपके जैसे कि अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही तो आप इतना पढ़िए, इम हो गया, बर
सेड, इम बरसेड आप पढ़ लीजिए धीरे से। बिकॉज सी मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मेंड, यानी कि जो इन्होंने वादा किया था, जब साहब ने पूछा तो लेखिका ने क्या किया, लेखिका से पूछा क्या स्कूल तैयार हो गया, आस्क्ड व्हेन योर स्कूल रेडी, क्या स्कूल तैयार हो गया, तो लेखिका ने क्या कहा, जो लेखिका थी उसने कहा कि स्कूल बनने में समय लगता है, इफ लॉन्गर टू वर्ल्ड, यानी कि स्कूल जो बनने में क्या समय, कुछ समय लगेगा, जब स्कूल बनने में समय लगता है, क्योंकि वह लेखिका जो थी कैसी विंसेंट मतलब लज्जित हो गई थी, इसीलिए उसने यह वचन का कोई अर्थ नहीं रहा था, यानी कि उसकी कोई बात नहीं रही थी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए। आप इस तरीके से अगर मैं 10 क्वेश्चन बताता हूं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो लगभग इसी से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा इन 10 क्वेश्चन से ही, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे 2 लिखने को आते हैं, उसमें आपको 3 या 4 दिए होंगे, उसमें से कोई 2 लिखने होंगे, उन 2 में आपको चूज करने में लगभग इन्हीं से 10 क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा इन्हीं से फंस जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका जो डीप वाटर चैप्टर है उससे लिया गया है। हाउ डिड डगलस, यानी कि हाउ डिड डगलस स्टार्टेड स्विमिंग इन द YMCA पूल, यानी कि जो डगलस थे उन्होंने क्या किया था, YMCA पूल में किस प्रकार तैरना स्टार्ट किया था या शुरू किया था। जो हमारे डगलस थे उन्होंने किस प्रकार, डगलस ने क्या किया था, 2 जली पंख लगा लिए थे और तालाब में तैरने के लिए उतर गए थे। तो आइए समझिए, डगलस गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट इनटू द पूल, यानी जो डगलस थे उन्होंने क्या किया, ऐसे 2 जलीय पंख लिए और तालाब के तैराल में उतर गए। ही पैडल्ड विद हिज न्यू वाटर विंग्स, ठीक है, समझिए यहाँ तक, यानी कि जो उन्होंने क्या किया, पैड लगा लिए, उतर गए, फिर उन्होंने अपने जलीय पंखों की सहायता से गति की, क्योंकि वो पानी में तैरने से बहुत डरते थे, तो उन्होंने क्या किया, सहारा लेने के लिए, आप कार्टून वगैरह में देखते हैं मछलियों जैसे इंसान को बना दीजिए, पंख लगा देते, तो उन्होंने वैसा तो नहीं, लेकिन पैर में आता है कि तैरने के लिए, तैरने में कुछ सहायता मिलती है, तो वो लगा लिए और फिर क्या किया, तालाब में उतर गए और फिर धीरे धीरे उसकी सहायता से गति से यानी कि तैरने लगे आप। ही अदर बॉयज एंड ट्राइड टू लर्न वाई एपिंग देम, और उन्होंने क्या किया, जब वो उसमें उतर गए तो उन्होंने ध्यानपूर्वक अन्य लड़कों को देखा कि अन्य लड़के जो तैर रहे हैं वो कैसे तैर रहे हैं, उन्होंने उनको कैसे देखा, ध्यानपूर्वक देखा। जब उन्होंने उन लड़कों को ध्यानपूर्वक देखा तो उनका अनुकरण जो करने में सीखने की कोशिश की, उन्होंने क्या किया, लर्न वाई एपिंग देम, उन्होंने उन बच्चों से क्या किया, सीखने की कोशिश की और वो फाइनली सीख भी गए थे। तो आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, आप चौथा क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन हमसे कहता है कि हाउ डिड द पैडलर मेक ए रेट्रॉप्स, यानी कि समझिए, हाउ डिड द पैडलर मेक द रैपट्रॉप्स, यानी कि जो आपका रैपट्रॉप चैप्टर है उससे क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान कर लेना। देखिए जो रैपट्रॉप वाला चैप्टर है, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीवन की सीख के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें किस प्रकार जो रैपट्रॉप चूहेदानी वाला था, जो चूहेदान बना के बेचता था, उसकी ज़िंदगी में किस प्रकार से मोड़ आए और किस प्रकार उसने अपनी ज़िंदगी को झेला। तो इसमें अगर आप हाउ डिड द पैडलर मेक द रैपट्रॉप, यानी कि जो फेरी वाला था वो चूहेदानी कैसे बनाता था, हाउ डिड द पैडलर मेक ऑफ द रैपट्रॉप, यानी कि चूहेदानी फेरी वाला जो था वो चूहेदानी कैसे बनाता था। तो देखिए जो फेरी वाला था वो चूहेदान कैसे बनाता था, इस प्रकार के इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए द पैडलर, जो पैडलर था, मेड द रैपट्रॉप्स फॉर वीव फ्रॉम द, देखिए मेटेरियल, यानी कि जो मेटेरियल थे, ही गोट बाई विंग्स इन द स्टोरेज और एट द विंग्स फार्म्स, ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओल्ड मोमेंट्स, यानी कि जो वो ओल्ड मोमेंट्स, तीसरे क्षणों में पैडलर, ठीक है, स्वेंडर्स बात की करती है था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी हिंदी की बात करें, ही वर्ड मेड वा रैपट्रॉप ऑफ विंग्स फ्रॉम अदर मेटेरियल, ही गेट वाई विंग्स इन द स्टोरेज और
at he big farms and made them himself to at old time moments। यानी कि समझिए जो तार जो था उससे क्या बनाता था, वो चूहेदानी बनाता। तो तार के चूहेदान बनाने के लिए वह सामग्री कहाँ से लाता था, रैपटॉप यानी कि पैडलर यानी कि फेरी वालों से लाता था। फेरी वाला जो था वो कहाँ से लाता, स्टोरों से लाता था, स्टोर से जो थे वहाँ से लाता था। मेटलीलर या बड़े बड़े फार्म हाउस से लाता था, वहाँ से लाता था, या बड़े बड़े कृषि फार्म हाउसों से लाता था। कैसे लाता था, भीख मांग कर लाता था। कैसे, भीख मांग कर या बड़े कृषि फार्मों से लेता था, या जो बड़े फार्मर्स थे उनसे ले लेता था कि आपके यहाँ जो तार पड़े बेकार पड़े तो हमें दे दीजिए, हम इनसे अपना गुजारा कर लेंगे। बाद में अतिरिक्त समय जो बनता था उसको मिलता था, उसमें वो उन्हें बना लेता था। किसको बना लेता, चूहेदान को। तो यहाँ पर कहानी का अर्थ है हम लोगों की जो जिंदगी है वो चूहेदानी के समान है, एक रैप ट्रॉप के समान है। हम उसमें क्या होते हैं, फंसते जा रहे हैं। समझिए, आइए हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू स्टिमुलेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। यानी कि जो गांधी जी थे वो क्या करते थे, 50% रिफंड ऑफ द फार्मर्स। यानी जो वहाँ के जो किसान थे, ये जो क्वेश्चन आपका लिया गया है ये आपके इंडिगो वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा वहाँ से लिया गया है। यानी कि गांधी जी थे उन्होंने किसानों को 25% मतलब 25% जो वापसी का भुगतान के लिए केस किया था जो वहाँ के साहूकार थे, तो उसमें वो सहमत थे। उन्होंने कहा था कि हम आपको 25% लौटा देंगे, तो वहाँ पर वो उस बात पर सहमत थे। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए कहते हैं कि गांधी जी थे, गांधी जी एग्रीड टू हिज स्टेटमेंट, यानी कि जो स्टेटमेंट पास किया गया था, स्टेटमेंट थैंकिंग डेट द यानी कि लैंड रोस्ट हैड बीन ऑब्लिगेट टू स्क्वाडर्स पार्ट ऑफ surrender parts of the money and with it part of their prestige। तो prestige, तो इसकी अगर हम बात करें तो गांधी जी थे उन्होंने क्या किया था, यानी कि वो सहमत तो हो गए थे, तो उन्हें गांधी जी ने समझौते में सहमत थे। स्टैंडर्ड एंड थैंकिंग एट दैट लैंड रोस्ट, यानी कि जो गांधी जी थे वो इस समझौते पे क्या थे, सहमत थे कि हाँ 25% वापस ले लेंगे। लेकिन हुआ क्योंकि उन्होंने विचार से जमींदार जो धनराशि का एक 25% भाग किसान को वापस देने के लिए तैयार हो गए थे। और वो जो प्रश्न था, एक क्वेश्चन था कि हमने बात की है किसानों की, तो जमींदार लोग मान गए, तो किसानों के समझौते यानी कि सम्मान से जुड़ा हुआ प्रश्न था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो छठा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डिड द चार्ली डिस्कवर व्हेन ही वांट टू ए न्यूज बॉय। यानी कि जिस समय जो चार्ली था वो अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया था तो उसे क्या जानकारी मिली। यानी कि जो चार्ली था वो अखबार बेचने वाले न्यूज बॉय के पास गया तो उसे क्या खबर मिली, उसमें क्या उसको खबर मिली, क्या जानकारी मिली, उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए जब चार्ली जो वहाँ पर गया था उस न्यूज़पेपर वाले लड़के के साथ, तो न्यूज़पेपर वाला जो लड़का था वो 11 जून 1894 का जो है अखबार बेच रहा था, द वर्ल्ड का, ठीक है, नामक अखबार बेच रहा था। उसी के बारे में जानकारी मिली थी, तो उसी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो आप समझिएगा इसका आंसर भी, मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन इसमें पढ़ा है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, ये लगभग 100% चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अवश्य ही तैयार कर लेना। तो हम बात करें कि जो चार्ली था वो किस प्रकार उस लड़के से मिला और किस प्रकार उसने बात की, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए When Charlie went to a news boy, he found he was selling माने बेच रहा था selling the bird dated, यानी कि बर्ड डेट जून 11 जून 1894 द लैंड स्टोरी ऑफ द पेपर न्यूज़पेपर, सॉरी यहाँ पर न्यूज नहीं, स्टोरी ऑफ द पेपर, हाँ स्टोरी ऑफ द पेपर सेड समथिंग अबाउट president claimed
प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, जो प्रेसिडेंट क्लेवलैंड थे, क्लेवलैंड के बारे में बता रहा था। तो इसका आप समझिए, जही बहन चार्ली वांट टू ए न्यूज बॉय, यानी कि जब चार्ली जो होता है न्यूज़पेपर वाले लड़के के पास पहुंचा तो ही फाउंड द वाज सीलिंग, तो वह क्या उसने देखा कि वह बेच रहा था कब का, द वर्ड यानी कि डेटेड जून, यानी कि जो 11 जून 1894 का न्यूज़पेपर बेच रहा था, नामक अखबार बेच रहा था। वो उसकी कंपनी कौन सी थी? द वर्ड नामक। जब द वर्ड जो अखबार, जैसे अपने यहाँ हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण जो चलते हैं, द वर्ड नामक अखबार का बेच रहा था। और अखबार के मुख्य खबर वो थी, वो राष्ट्रपति जो वहाँ के थे क्लेवलैंड के बारे में थे, क्लेवलैंड के बारे में मुख्य खबर थी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है कि व्हाट डिड द महाराजा व्यू, जो आपका ये टाइगर किंग नामक चैप्टर से क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन लगभग आ चुका है। जब से बोर्ड एग्जाम इस सिलेबस का हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारे जो राजा थे, महाराज थे, उन्होंने, महाराजा ने क्या प्रतिज्ञा की थी? डेट हिड द महाराजा व्यू, जो महाराजा थे उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी? महाराजा ने क्या प्रतिज्ञा की कि वो 100वें बाघ को मारने के पश्चात भी अन्य कार्यों में संलग्न करेंगे। उनको एक जो ऋषि मुनि थे, एक महात्मा थे, उन्होंने उनको श्राप दिया था कि आपकी 100वें बाघ से मृत्यु होगी। तो राजा ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा। तो महात्मा ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपनी दाढ़ी मुछ घुटा देंगे, ठीक है। तो इसके बारे में राजा ने कहा था कि अब हम कोई भी अगर कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम 100 टाइगर किल्ड के बाद ही कोई भी कार्य शुरू करेंगे। तो इसी को हमें लिखना है अपनी भाषा में, इस इंग्लिश की भाषा में लिखना है, बस उसका आंसर हो गया। ऐसा नहीं कि आप आंसर रटेंगे। आप अगर उन चैप्टर की समरी जरा सी भी आपने पढ़ी है तो वो क्वेश्चन आपसे 100% याद आ जाएंगे। कि आपको व्हाट नहीं मालूम क्या होता है? व्हाट डिड द महाराजा, यानी कि महाराजों ने क्या प्रतिज्ञा थी, जो महाराजा थे उनकी क्या प्रतिज्ञा थी? तो महाराजा की प्रतिज्ञा थी, द महाराजा वुड ही बर्ड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ऑफ ओनली आफ्टर किल्ड द 100 टाइगर्स, यानी कि उन्होंने की प्रतिज्ञा थी कि जब तक वो मैटर्स, यानी कि जो 100 मैटर्स, मतलब देखिए जो 100 टाइगर्स थे, उन्होंने कहा था, महाराजा ने अपने राज्य में, जो उनका राज्य था, महाराजा ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे 100वें बाघ, यानी कि 100 टाइगर्स 100वें बाघ को मारने के पश्चात भी अन्य कार्यों में संलग्न होंगे। अगर कोई वो कार्य करते हैं तो वो कार्य जब ही शुरू करेंगे जब वो 100 टाइगर्स को किल्ड कर देंगे, यानी कि मार देंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी चैप्टर का है। हाउ वाज द 100 टाइगर किल्ड, यानी कि जो 100वां बाघ था किस प्रकार मारा गया। जो 100 बाघ मारने की प्रतिज्ञा राजा ने ली थी, वो 100वां बाघ जो था वो किस प्रकार मारा गया। अगर आपने इसकी स्टोरी पढ़ा होगा तो लगभग राजा की मृत्यु 100वें बाघ से ही हुई थी, ना कि वो बाघ मरा था। लेकिन हाँ, मारा गया था, लेकिन वो मरा नहीं था। 100वें बाघ एक लड़के के रूप में उसकी राजा की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वहां पर राजा का वरदान पूरा नहीं हुआ, महात्मा का वरदान पूरा हो गया था। देखिए, हाउ वाज द 100 टाइगर्स किल्ड, यानी कि जो राजा थे उसने 100वां बाघ किस प्रकार मारा। 100वां बाघ जो था वो किस प्रकार मारा गया। 100वां बाघ कभी नहीं मरा था, ये तो आपको पता है। 100वां बाघ मरा नहीं था, लेकिन वह महाराजा की मृत्यु का क्या बना था? कारण बना। हम बात करते हैं राजा की मृत्यु का कारण। यानी कि 100 टाइगर बाज नेवर किल्ड, यानी कि जो 100 टाइगर थे वो कभी किल्ड नहीं किए गए थे। बट इट बिकम ही चॉइस ऑफ किल्ड डेड, यानी कि जो, तो एक बार फिर समझ लीजिए, द 100 टाइगर वाज नेवर किल्ड, यानी कि जो 100वां बाघ था वो कभी नहीं मरा था। बट इफ बिकम द कॉज ऑफ किल्ड डेथ, यानी कि जो मृत्यु का कारण बना था राजा की। जो 100वां बाघ था वो कभी नहीं मरा था, लेकिन वो राजा की मृत्यु का कारण, यानी कि कॉज, राजा की मृत्यु का कारण बना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए, कॉज ऑफ किंग डेथ, यानी कि राजा की मृत्यु का कारण कौन बना था? 100 टाइगर, 100वां बाघ बना था। एक क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ देता है कि कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी 4 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ पर पूछ देता था कॉज ऑफ द 100 की, यानी कि जो 100वां बाघ था वही राजा की मृत्यु का कारण बना था। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नमा क्वेश्चन है, हु वाज द
डॉक्टर सदाउ वेयर वाज हिज हाउस, जो डॉक्टर सदाउ था वो कहाँ रहता था और उसका घर कहाँ था। देखिए जो डॉक्टर सदाउ था, आपने इनमी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन उस चैप्टर से है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी ज़िंदगी से लिखा हुआ, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है ये पूरा चैप्टर। अगर आप ये चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप बहुत ही इंस्पायर होंगे डॉक्टर सदाउ से। डॉक्टर सदाउ कौन था, उसका मकान कहाँ था। हु वाज द डॉक्टर सदाउ वेन वेयर वाज हिज हाउस, यानी कि उसका मकान कहाँ था और डॉक्टर जो सदाउ था वो कौन था। देखिए अगर बात करें डॉक्टर सदाउ की तो डॉक्टर सदाउ कौन था। डॉक्टर सदाउ होकी बाज ए सर्जन, जापानीज सर्जन, जो जापानी सर्जन था। हिज हाउस बाज बुल्ट ऑन द रॉक्स ऑन द जापानीज कॉस्ट। जो कॉस्ट मतलब होता है सागर तट। ये जो कॉस्ट लिखा है इसका मतलब होता है सागर तट, सागर तट। जो सदाउ था वो क्या था, डॉक्टर सदाउ हॉकी का एक जापानी एक शल्य चिकित्सक था। सर्जन मतलब डॉक्टर या शल्य चिकित्सक आप कह सकते हैं। और उसका मकान कहाँ था, जापानी जो चट्टानों पर बना हुआ था। जापानी चट्टाने मतलब जापानी सागर का जो तट था उस पर उसका मकान बना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और हमें कमेंट करके बताना कि आपको 10 क्वेश्चन कैसे लगे और इनमें से कितने आपको क्वेश्चन पहले से याद थे। How did the Jew feel about her father stories, यानी जो जू था वो आपकी अपने फादर की स्टोरी पर क्या फील करता था उसके बारे में इस क्वेश्चन में डिटेल्ड किया गया है। जो जू फील द अबाउट हर फादर स्टोरीज, जो जू था वो अपनी जो फादर की स्टोरीज थी यानी कि कहानियाँ थी उसमें क्या फील करता था। अगर इसकी बात की जो देखिए जो अपने पिता की कहानियों के बारे में क्या महसूस करती थी, जो लड़की थी वो अपने पिता की, उसके जो पिता कहानी सुनाते थे उसके बारे में वो क्या महसूस करती थी। तो जो थी वो अपने माता पिता की कहानियों के प्रति बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, रुझान रखती थी, उसमें बहुत ही पसंद करती थी, लेकिन उसमें रुचि लिया करती थी। और कभी कभी वो क्या करती थी, जो तथ्य मिलते थे उनमें अपने फैक्ट को घुसेड़ देती थी, अपने प्रश्न को पूछ देती थी। जैसे कि अगर आप समझिएगा कि अगर आप वीडियो चला रहे हैं तो उसमें ऐड आ जाना, ऐड क्या, आप बहुत ही अच्छी रुचि से वीडियो देख रहे थे उसमें ऐड आ गया। तो इसी प्रकार जो जू थी वो भी काम करती थी, उसके पिताजी कहानी सुनाते थे अच्छी तरीके से, लेकिन वो बीच में अपने कमेंट पेल देती थी कि हाँ पिताजी ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, इस तरीके से बीच में क्वेश्चन पूछ देती थी। इंक्लूड यानी कि उसमें ऐड कर देती थी। तो समझिए जो फील्ड इंक्लूडेड यानी कि उसमें जोड़ देती थी अबाउट हर फादर्स स्टोरीज, अपने पिता की स्टोरी में ही सी टुक इंटरेस्ट इन देम। आप समझिएगा इस वाक्य को यहाँ तक समझिएगा। जो था वो यहाँ पर फील लिखा है फेल्ट, जू फेल्ट इंक्लूडेड अबाउट हर फादर स्टोरीज, उनके जो पिता कहानी सुनाते थे उसके बारे में जो कहानियों में रुझान रखता था, फॉर इंटरेस्टेड था, फॉर इन देम, जो उनके पिताजी कहानी सुनाते थे वो किसमें इंटरेस्टेड मतलब उसमें रुचि रखता था, इन देम उनमें क्या कर रखता था, रुचि रखता था। समथिंग सी रिटेड क्वेश्चंस रिसेड क्वेश्चन अबाउट हर फैक्ट्स, और वो क्या करती थी, कभी कभी वह तथ्य को लेकर प्रश्न भी कर देती थी। यानी कि रेसेड बढ़ाया गया, रेसेड मतलब होता है बढ़ाया गया, तो उसमें क्या करती थी वो रुचि बढ़ा और देती थी और क्वेश्चन उसमें बीच में क्वेश्चन अपने पेल देती थी कि पिताजी ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद अगर वीडियो आपको जरा भी आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और आपके पास जो भी क्वेश्चन कंटेंट आप जो भी पढ़ते हैं उनको अच्छे से पढ़ते रहिए और मेरे साथ आप जुड़ जाइए। मैं आपकी तैयारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश की अच्छे से करा देंगे। हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम।